जय गणेश जी। आज हम लोग आरंभ करने जा रहे हैं भारतीय ज्योतिष यानी कि एस्ट्रोलॉजी। अब बहुत सारी क्लासेस इस समय चल रही हैं एस्ट्रोलॉजी की, बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी सिखा रहे हैं, लेकिन जो हमारी ज्योतिष है ये हमारी ऋषियों और मुनियों की विद्या है। इसे हमें आना चाहिए। कई बार लोग भ्रम पैदा कर देते हैं और इस भ्रम में अज्ञानता बस हम फंस जाते हैं कि शनि आपका खराब है, आपका राहु खराब है, आपका केतु खराब है, और इस तरीके से बोल बोल के आपको इतना डरवा देते हैं और डरवाने के पश्चात कर्मकांड के माध्यम से आपका बहुत सारा पैसा व्यय करवा देते हैं। आपका बहुत सारा पैसा उसमें चला जाता है। ऐसे सड़क छाप ज्योतिषियों से आप कैसे बच सकते हैं? जब आपको एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान हो, आप जानते हो कि एस्ट्रोलॉजी है क्या। बेसिकली एस्ट्रोलॉजी कहीं ना कहीं एक साइंस है। अब आप कहेंगे कि साइंस कैसे है साहब? तो साइंस ऐसे है कि जब व्यक्ति पैदा होता है उस समय जो हमारे आकाश की, हमारे ग्रहों की जो पोजीशन होती है, उस पोजीशन का फोटो हमारा जन्म कुंडली होती है या जन्मांक चक्र होता है। अब आप कहेंगे जब जन्मांक चक्र हमारे ग्रहों की फोटो होती है तो फिर इसमें पृथ्वी क्यों नहीं होती है? बताइए, पृथ्वी क्यों नहीं होती है? तो इसका सीधा सा आंसर है कि पृथ्वी पर से ही तो ये फोटो खींची गई है। पृथ्वी पर जो मनुष्य पैदा हुआ है, जो जातक पैदा हुआ है, उसी से तो ये, उसी की तो ये कुंडली है, उसी के द्वारा तो ये फोटो खींची गई है, और इसी फोटो के आधार पर ही व्यक्ति के आगे की संभावनाओं को देखा जाता है ज्योतिष में। ज्योतिष, अब आप कहेंगे कि ज्योतिष होती क्या है और ये कितने प्रकार की होती है? बहुत सारे आपके मन में सवाल आने लग जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आने लग जाते हैं। इन क्वेश्चंस का सीधा सीधा आंसर है कि जो एस्ट्रोलॉजी है ये मूलतः, वैसे तो ये बहुत सारी है, लेकिन मूलतः इसका विभाजन 4 भागों में किया जाता है। 4 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहले वैदिक एस्ट्रोलॉजी, दूसरा सेल्टिक एस्ट्रोलॉजी, तीसरा चाइनीज एस्ट्रोलॉजी, और चौथा वेस्टर्न या टॉपिकल एस्ट्रोलॉजी। बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी और तरीके की हैं, लेकिन मूलतः इन 4 भागों में विभाजित करके ही हम एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं। अब हमारा ये एस्ट्रोलॉजी का जो विभाजन समझाने का यहां पर तात्पर्य ये था या मीनिंग ये थी कि आप लोग ये समझ सकें कि ये जो एस्ट्रोलॉजी है ये भारत के ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई चीजें नहीं हैं, ये सारे विश्व में हैं, सारे लोग इसको जानते हैं और कहीं ना कहीं अपने प्रेडिक्शंस करते हैं, और इसी आधार पर ज्योतिष को एक विज्ञान के तौर पर लिया जाता है। अब आप कहेंगे कि साहब विज्ञान कैसे हो गया? अरे इसमें हम पढ़ क्या रहे हैं? हम ग्रहों के बारे में पढ़ रहे हैं। ग्रह कौन से? नवग्रह। भारतीय ज्योतिष में नवग्रह पढ़े जाते हैं। नवग्रह कौन कौन से? सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, बृहस्पति, ये सारे के साथ शनि, ये सारे के सारे हम लोग पढ़ते हैं। यही चीजें हम साइंस में भी पढ़ते हैं कि चंद्रमा हमसे कितनी दूरी पर है, चंद्रमा का प्रकाश हमारे पास कितनी दूरी, कितने समय में आता है, सूर्य पृथ्वी से कितनी दूरी पर है, पृथ्वी के पास में सबसे पहला ग्रह कौन सा है। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं। अब इन सारी चीजों को पढ़ने के साथ ज्योतिष आपको बताता है कि ये ग्रह जो हैं वो किस तरीके से आपके ऊपर प्रभाव डालते हैं।
ये जो ग्रह हैं ये व्यक्ति पर या जातक पर या आपके व्यक्तित्व पर किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं और ये प्रभाव आपके जीवन में आगे कैसे चलेगा, इस जातक की प्रवृत्तियां क्या होंगी, इस जातक की मनोवृत्ति क्या होगी, ये पूर्णतः भौतिकवादी होगा या आध्यात्मवादी होगा या ये मध्यम मार्ग लेकर चलेगा, ये सारा का सारा आपको ज्योतिष से प्राप्त होता है, एस्ट्रोलॉजी से प्राप्त होता है। और ये एस्ट्रोलॉजी पूरी की तरीके से विज्ञान है, इसमें अंक गणितीय कैलकुलेशंस होती हैं, उन कैलकुलेशंस में जो गड़बड़ियां कर देता है वो प्रेडिक्शन ठीक से नहीं कर पाता है और उसके बताए हुए भविष्य कथन गलत हो जाते हैं। लेकिन जो इन कैलकुलेशंस को ठीक ढंग से कर पाता है, अच्छे तरीके से कर पाता है, तो उसके प्रेडिक्शंस पूरी तरीके से सही होते हैं। तो एक तो आप दिमाग से पूरी तरीके से निकाल दीजिए कि ये जो ज्योतिष है ये कपोल कल्पना है या साहित्य है। ये किसी भी प्रकार से कपोल कल्पना या साहित्य नहीं है, ये पूरे की पूरा साइंस पर आधारित है। और इसीलिए साइंस यानी कि साइंटिफिक तरीके से जब आप सोचते हैं तब आप बहुत सारी चीजें अच्छे से कर पाते हैं। यदि आपको पता हो कि आप किस क्षेत्र में जाने वाले हैं, आपके ग्रह किस क्षेत्र में आपको सफल बना रहे हैं, आप मीडिया में जाना चाहते हैं या आप टीचर बनना चाहते हैं, आप अमेरिका जाना चाहते हैं या भारत में अपने घर में रहकर कार्य करना चाहते हैं, जब आप ये सारी चीजें अपनी कुंडली के अनुसार देखते हैं, कुंडली के अनुसार आपको एक दिशा मिलती है, केवल दिशा मिलती है। आपको कार्य स्वयं करना पड़ता है। यदि आप उस तरीके से कार्य नहीं करते हैं तो बहुत सारे योग होने के बाद भी आप असफल रह जाते हैं। जैसे खाने की थाली आपके सामने रखी हुई है, लेकिन खाना आपको खाना पड़ेगा। यदि आप खाना नहीं खाएंगे तो आपकी थाली वैसे ही रखी रह जाएगी। इस तरीके से जब आपको मालूम है कि आपके बोलने की क्षमताएं अच्छी हैं, आपकी अभिव्यक्ति की शैली अच्छी है, तो आप निश्चित तौर से मीडिया के क्षेत्र में जा सकते हैं। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपके बुध की क्या स्थिति है। ये सारी चीजें आपको हम धीमे 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 करके सिखाएंगे। और हां, यहां हम ज्योतिष आपको सिखा नहीं रहे हैं, ज्योतिष में आपको जीवन की एक शैली दे रहे हैं। यानी कि आप अपनी जीवन शैली में इस ज्योतिष को मिला लीजिए तो आपको कोई भी रोड छाप ज्योतिषी ठग नहीं पाएगा, आपको डरवा नहीं पाएगा, आपकी स्थितियों से खेल नहीं पाएगा। इस तरीके से ये हमारे ऋषियों और मुनियों की जो शिक्षा है उसे हमको ग्रहण करना है। हम बहुत सारा इसे बहुत कठिन नहीं करेंगे, हम बहुत आसान तरीके से इसको सीखेंगे। आगे चल के हम बताना चाहेंगे कि एस्ट्रोलॉजी का जो जन्म है वो बेबीलोन सभ्यता में हुआ था। कहां हुआ था? बेबीलोन सभ्यता में माना जाता है एस्ट्रोलॉजी का जन्म। भारत में जो एस्ट्रोलॉजी है, भारत में जो फलित ज्योतिष है, उसका प्रारंभ पाराशर मुनि के द्वारा माना जाता है। किसके द्वारा माना जाता है? पाराशर मुनि के द्वारा माना जाता है। फलित ज्योतिष में मूलतः लोगों को डरवाया जाता है कि व्यक्ति जो आया है कुंडली दिखाने, इसके पास समस्या होगी तभी तो आएगा, तो सारे ज्योतिषी उसकी समस्याओं को देखने लग जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कई व्यक्ति, कई जातक इतने जागरूक होते हैं कि अब आगे हमारे विकास के लिए क्या क्या संभावनाएं हैं, तो वो विकास की संभावनाओं के लिए भी
कुंडली दिखाने आते हैं। लेकिन हमारे ज्योतिषी, जैसे मेरा अपना ही था, मैंने एक बड़े ज्योतिषी जी से अपनी कुंडली दिखाने के लिए उनसे आग्रह किया और मैं जान रहा था, मैं केवल उनको ये मान लीजिए कि सर्च कर रहा था कि ये क्या करते हैं। उनको जब सारी चीजें बताई तो उन्होंने हमारी कुंडली की जितनी कमियां थीं वो गिनानी शुरू कर दी। उन कमियों के आधार पर वो हमको डरवाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ज्योतिष ये नहीं है, ज्योतिष कुछ अलग है। सामान्य जीवन जीने की एक प्रक्रिया है। आप अपने जीवन को किस तरीके से अच्छा, बेहतर और सर्वोच्च बना सकते हैं, ज्योतिष के द्वारा यहां हम वो सीखेंगे। ठीक है, चलिए, एक सूत्र है ज्योतिष का कि यत् पिंडम तत् ब्रह्मांडम, यानी कि ये जो शरीर है, ये जो पिंड है, इसी तरीके से ब्रह्मांड है। पूरा ब्रह्मांड इसी पिंड के तरीके से है। इसी पिंड का बड़ा रूप है ब्रह्मांड। ये जो ग्रह हैं, ये जो नक्षत्र हैं, ये सब इसी पिंड के बड़े रूप में हैं। तो ये पिंड किस तरीके से काम करता है और ये ब्रह्मांड से किस तरीके से असर होता है, इस पर हम आपको आगे विस्तार से समझाएंगे। और ये पिंड किस तरीके से ग्रहों के माध्यम से अपने क्रियाकलाप करता है, ये सारी चीजें हम ज्योतिष के अंतर्गत सीखेंगे। यानी कि हमारा जो ज्योतिष का ये पार्ट है, इसको हम लोग कहते हैं भारतीय ज्योतिष या फलित ज्योतिष। आप जो भी इसे कहना चाहें वो आप इसे स्वीकार कर सकते हैं, कह सकते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी चीज ये आती है कि इसमें हमको क्या क्या चीजें देखनी होती हैं और किन चीजों को हम देखकर ये समझ सकते हैं, ये पहचान सकते हैं कि हम अपना कार्य क्या करें, हमारे बच्चे किस तरीके से पैदा होंगे, हमारे बच्चे कैसे होंगे, किन स्थितियों में होंगे, ये सारे की सारे, हमारा कैरियर कैसा होगा, हमें किस क्षेत्र में जाना चाहिए, ये सारी चीजें इस पूरी सीरीज में हम आपको विस्तार से समझाएंगे। और हां, एक चीज एकदम समझ लीजिए कि हम जो आपको समझाएंगे उसे आपको लिखने या रटने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको देखिए, समझिए और इसे अपने जीवन में उतारिए, ग्रहण करिए। जब तक आप ग्रहण नहीं करेंगे, रटने की कोशिश करेंगे या लिखेंगे, तो आप बहुत सारी चीजें भूलते चले जाएंगे और ये ज्योतिष आपके लिए कठिन से कठिन होता चला जाएगा। जबकि ज्योतिष उतना कठिन है नहीं जितना कि आप किताबों से पढ़ के कंफ्यूज हो जाते हैं। आप बड़े बड़े विद्वानों से सुनकर कंफ्यूज हो जाते हैं। इतना कठिन ज्योतिष होता ही नहीं है। ज्योतिष में बहुत सारी चीजें होती हैं जिन्हें हम सरलता से पढ़ेंगे, समझेंगे और आत्मसात करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं कि जब हम कुंडली यानी कि जन्म कुंडली देखते हैं तो जन्म कुंडली में क्या क्या चीजें होती हैं। जन्म कुंडली में 27 नक्षत्र होते हैं, यानी कि 27 नक्षत्र होते हैं और भारतीय ज्योतिष में नवग्रह होते हैं। कितने? 9 ग्रह होते हैं। लेकिन 9 ग्रहों में राहु और केतु को छाया ग्रह माना जाता है। राहु और केतु को छाया ग्रह माना जाता है, इसलिए भारतीय ज्योतिष में या फलित ज्योतिष में सप्त ग्रह की प्रधानता मानी जाती है। और इन नवग्रहों के अतिरिक्त और भी बहुत सारे ग्रह होते हैं, जैसे हर्षल, प्लूटो, नेपच्यून। लेकिन यहां हम हर्षल, प्लूटो, नेपच्यून की तरफ नहीं जाएंगे। दक्षिण भारत में इनका प्रभाव है। दक्षिण भारत में जो ज्योतिष पद्धति है उसमें विशेष तौर से प्लूटो को बड़ा महत्व दिया जाता है। लेकिन हम लोग यहां नवग्रह और 27 नक्षत्रों के बारे में ही अध्ययन करेंगे या उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको यह देखना है कि ये जो नवग्रह हैं, यानी कि 9 ग्रह हो गए और कितने? 27 नक्षत्र हैं, तो 27
9 तिया 27, यानी प्रत्येक ग्रह के 3 नक्षत्र होते हैं। अब आपको यहां नक्षत्र रटने की आवश्यकता नहीं है। जब आप कंप्यूटर के द्वारा बनाई गई कुंडली का अध्ययन कर रहे होते हैं, तब ग्रह के सामने उसकी डिग्री लिखी होती है और डिग्री के बाद उस ग्रह का जो ग्रह स्वामी है वो लिखा होता है। उसके सामने नक्षत्र और नक्षत्र स्वामी सारे लिखे होते हैं। पहले इनको रटने की आवश्यकता पड़ती थी, क्योंकि पुराने जो चक्र हम लोग देखते थे, जन्मांक चक्र देखते थे, उनमें ये सारी चीजें नहीं होती थीं। लेकिन आज जो हम कंप्यूटर वाली कुंडली देखते हैं, उनमें ये सारी चीजें लिखी होती थीं। तो इन पर ज्यादा दिमाग लगाने की या बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, ना इनको याद करने की आवश्यकता है। केवल ये याद रखिए 27 नक्षत्र होते हैं और नवग्रह होते हैं, और नवग्रहों में प्रत्येक ग्रह के 3 नक्षत्र होते हैं। नक्षत्र सामने लिखे रहेंगे, तब आपको इन नक्षत्रों और नवग्रहों के माध्यम से फल कथन करना आसान हो जाता है। यानी कि अपनी बात को, या जिस व्यक्ति ने कोई क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर देना आसान हो जाता है। इसलिए आपको 27 नक्षत्र और नवग्रह याद रखने पड़ेंगे, लेकिन इनको रटने की आवश्यकता नहीं है। आप जन्म कुंडली के पहले पृष्ठ पर ही देखेंगे, उनमें ये सारी चीजें लिखी रहेंगी। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग कि 12 राशियां होती हैं। कितनी होती हैं? 12 राशियां होती हैं। यानी कि हमारा समय कितना होता है? 24 घंटे। एक दिन का समय होता है 24 घंटे, और 24 घंटे में कितनी राशियां होती हैं? 12 राशियां होती हैं। और 12 राशियां यानी कि 24 में यदि हम 12 का भाग दें तो 2 घंटे, एक राशि को 2 घंटे का समय प्राप्त होता है। तो इस समय जो जातक पैदा होगा, उसकी राशि क्या होगी, उसका नक्षत्र क्या होगा, उसका लग्न क्या होगा, यह सारा इन राशियों से आपको पता चलेगा। और इन राशियों का नक्षत्र स्वामी कौन सा है और राशि स्वामी कौन सा है, यह आपको जरूर याद करना पड़ेगा। बगैर इसके आप आगे नहीं बढ़ सकते। हां, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ग्रह का स्वरूप याद करना पड़ेगा कि ग्रह का स्वरूप क्या है, इसका वर्ण क्या है और इसका स्वभाव क्या है। यदि आप ग्रह का स्वरूप नहीं जानते हैं, उसका वर्ण नहीं जानते हैं, उसका स्वभाव नहीं जानते हैं, तो आप प्रेडिक्शन कैसे करेंगे? जब आप प्रेडिक्शन नहीं कर पाएंगे, जब आपको उनका स्वभाव नहीं पता होगा कि वो किस स्वभाव के हैं, तब आपको प्रेडिक्शन करना बहुत कठिन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ग्रह उच्च का है या ग्रह नीच का है। एक ऐसी स्थिति आती है कि हम रट लें कि ग्रह उच्च का, ये इस राशि में ये ग्रह उच्च का होता है, ये नीच का होता है। लेकिन जब हम ये रट लेते हैं तो कभी कभी हम भूल जाते हैं कौन सा ग्रह कहां उच्च का हो रहा है, कहां नीच का हो रहा है। तो इसके लिए ये उच्च के और नीच के कहां होते हैं और क्यों होते हैं, इसको हम विस्तार से अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो इससे आपको ज्यादा भ्रम नहीं होगा। और हां, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि ज्योतिष में देश काल और परिस्थिति का बहुत महत्व है। यदि आप देश काल परिस्थिति को ध्यान में नहीं रखेंगे तो आप ज्योतिष में फल कथन में चूक जाएंगे, फल कथन आपका गलत हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण है कि एक पंडित जी ज्योतिष सीख कर आए, राजा साहब के पास गए। राजा साहब ने कहा कि अरे आप ज्योतिष सीख के आए हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है, तो आप ये बताइए। उन्होंने अपनी एक अंगूठी उतारी और अपने हाथ में रख ली और मुट्ठी बंद कर ली। मुट्ठी बंद करने के पश्चात उन्होंने पूछा कि पंडित जी आप अपने ज्योतिष के हिसाब से बताइए कि हमारे हाथ में क्या है। ज्योतिष की गणना करने के पश्चात, ज्योतिष की स्थितियां समझने के पश्चात पंडित जी को यह आकलन हो गया कि राजा साहब की हथेली में कोई एक चीज ऐसी है
जो बाहर की तरफ ठोस है लेकिन बीच में इसमें छेद है, यह उनको समझ में आ गया। अब समझने के पश्चात अब उन्हें यह बताना था कि यह नहीं बताना था कि यह चीज कैसी है, उनको यह बताना था कि यह क्या चीज है। अब उन्होंने बहुत सारी चीजें देखी नहीं थी बेचारे पंडित जी ने, तो पंडित जी ने क्या कहा, उनके घर में चक्की थी। तो चक्की, उनको लगा कि जो चक्की होती है उसके बीच में खाली जगह होती है और आसपास चक्की का पार्ट होता है, तो उन्हें लगा कि लगता है राजा साहब के हाथ में चक्की का पार्ट है। तो उन्होंने कहा, राजा साहब आपके हाथ में चक्की का पार्ट है। अब आप सोचिए कि चक्की का पार्ट हाथ में कैसे आ जाएगा, चक्की का पार्ट इतना बड़ा होता है, तो चक्की का पार्ट हाथ में कैसे आ जाएगा। ज्योतिष ने उनको यह तो बता दिया कि एक चीज ऐसी है जो बाहर के तरफ ठोस है और अंदर उसमें छेद है, यानी कि रिंग है, यह तो बता दिया। लेकिन यह पंडित जी की योग्यता पर था कि पंडित जी उसको क्या बता रहे हैं। अब पंडित जी ने उसको बता दिया कि चक्की का पार्ट है। देखिए पूरी तरीके से चीजें गलत हो गई। तो आपको क्या करना है, देश काल और परिस्थिति का बहुत ध्यान रखना है। यदि आप देश काल और परिस्थिति का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका ज्योतिष का जो फल कथन है यह हमेशा गलत होता रहेगा, और यह फल कथन आपका सटीक हो, सही हो। मैंने तो यह देखा है कि मिनट टू मिनट यदि आपकी कुंडली सही बनी है, यदि आपकी सारी स्थितियां ठीक हैं, तो फल कथन मिनट टू मिनट सही होता है। मेरे पिताजी ने अपनी मृत्यु का समय लिख कर रखा हुआ था, जो उनकी मृत्यु के पश्चात जब उनकी अलमारी मैंने खोली तो उसमें उन्होंने साफ लिखा हुआ था कि दिन शनिवार होगा, शाम के 5 से 6 बजे का टाइम होगा। ठीक 5:35 पर उनका देहांत हुआ था। तो सोचिए उन्होंने क्या किया, ज्योतिष के अनुसार अपने मृत्यु का समय निकाल लिया था। महीना कौन सा होगा, दिन कौन सा होगा और समय कौन सा होगा, ये तीनों चीजें उन्होंने लिख कर रखी थी। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें संभव हैं, लेकिन इसमें कैलकुलेशन करने की आवश्यकता है। यदि आप कैलकुलेशन करना नहीं जानते हैं तो निश्चित तौर से आप चूक जाएंगे, या आप देश काल परिस्थिति को नहीं समझ पाए तब भी आप फल कथन में चूक जाएंगे। हाँ, और एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने आपको बताया था, यत् पिंडम तत् ब्रह्मांडम, यानी कि ये जो पिंड है वैसा ही ब्रह्मांड है। तो इससे हम क्या करेंगे, ग्रहों को अपने साथ जोड़कर सीखेंगे। यानी कि यदि हमें चंद्रमा का अध्ययन करना है तो हम अपनी माता के बारे में देखेंगे कि माता का स्वभाव कैसा होता है, माता क्या करती है, तो हमें चंद्रमा का अध्ययन हो जाएगा। चंद्रमा की प्रकृतियां हम समझ लेंगे। यदि हम सूर्य के बारे में समझना चाहते हैं तो अपने पिता के बारे में देखेंगे या राजा के बारे में देखेंगे। इन सब चीजों को जोड़कर पढ़ेंगे, जोड़कर इसका अध्ययन करेंगे। धीमे धीमे सीखते हुए हम इस पूरे के पूरे एस्ट्रोलॉजी नामक विज्ञान को पूरे तरीके से आत्मसात करेंगे। ज्योतिष में भ्रम कहीं भी नहीं है। भ्रम क्या है, फल कथन करने वाले की दृष्टि में या उसकी नॉलेज में भ्रम कथन उत्पन्न हो जाता है, जिससे कि आपको लगता है कि ज्योतिष गलत है। ज्योतिष गलत नहीं है। ज्योतिष के अज्ञान लोग या जो ठीक से ज्योतिष नहीं जानते हैं फल कथन कर देते हैं, वो फल कथन गलत हो जाता है। इसलिए ज्योतिष पर आप शक ना करें। हां, ये जो रोड पर बैठे हुए ज्योतिषी हैं, इनसे बचने के लिए ही ये कक्षाएं मैंने प्रारंभ की हैं। और ये कक्षाएं जो हमारी हैं, ये मूलतः छात्रों के लिए, गृहिणियों के लिए, सामान्य जनों के लिए हैं। ये ज्योतिषियों के लिए नहीं है। ना ज्योतिषी लोग आकर हमसे इस पर चर्चा करें। आज का टॉपिक यहीं तक
कल हम इस सीरीज का नई चीज लेकर पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।